Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you're doing well. My name is Shreya Jamwal. इस चैनल में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज ताकि आप सब उन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकें, जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड के डिफरेंट चैप्टर्स को। आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन है, आपको जाकर इसको प्रेस करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब के लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। आपको पता है आपकी साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि एग्जैक्टली केमिकल वर्ड है क्या, केमिकल क्या है, केमिस्ट्री केमिकल से क्यों रिलेटेड है, फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है। पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले फिजिकल और केमिकल चेंज से। तो देखो, फिजिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो किसी चीज़ में चेंज आना, किसी ऑब्जेक्ट में जब चेंज आता है उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, लेकिन हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें केमिकल चेंज नहीं आता उसको भी फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। तो क्या डिफाइन हुई इसकी, देखो, फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल चेंज। जब भी किसी में फिजिकल चेंज होगी तो उसमें केमिकल चेंज तो हुई नहीं होगी ना, तभी तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल आप ले लो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। आपके पास मोमबत्ती तो सबके घर में होगी, कैंडल तो सबके घर में है ना, मोमबत्ती, मोम सबके घर है, उसका पिघलना ये क्या है, फिजिकल चेंज है। जब आप कैंडल को बर्न करते हो, जब आप कैंडल को जलाते हो, है ना, मोमबत्ती को जब जलाते हो तो वो इतनी बड़ी होती है और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे वो कैंडल इतनी सी रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल चेंज है, आपको दिख रही है वो कैंडल जलते हुए। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। चॉपिंग वेजिटेबल्स, आप सब्जियों को काटते हो नाइफ के साथ, सबने वेजिटेबल्स काटी होंगी, सब्जियां सबने काटी होंगी अपनी किचन में, तो ये क्या है, आप उसको देख रहे हो, वो केमिकल चेंज नहीं हो रहा, कोई नई चीज़ नहीं बन रही। ठीक है, जो चीज़ थी बस उसी के स्मॉल आप छोटे छोटे पीसेस कर सकते हो। ठीक है, आपका नींबू पानी बनाने का मन कर रहा है, आपने क्या किया, पानी ले लिया, नींबू में उसमें नींबू डाल दिया, चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, मिला दिया, बना दिया नींबू पानी और पी लिया। ठीक है, तो ये क्या है, आप एक एक स्टेप देख रहे हो, आपको पता है क्या स्टेप हो रहा है। तो अगर आप डिजोल्व कर रहे हो शुगर वाटर में, जो फर्स्ट स्टेप अगर आप मान लो आप शुगर को डिजोल्व कर रहे हो वाटर में, तो आपको दिख रहा है वो शुगर के क्रिस्टल्स उसमें जा रहे हैं, वो मिक्स हो रहे हैं ना। तो चीनी का पानी में घुलना भी एक क्या है, एक फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी आपका बॉयल हो रहा है, आपके सामने आपने नॉर्मल पानी रखा था, जैसे ही आपने गैस ऑन कर दी पानी आपका बॉयल होने शुरू हो गया। तो पानी का उबलना क्या है, फिजिकल चेंज, आपको दिख रहा है पानी को उबलते हुए, पानी आपको दिख रहा है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, स्पॉन्ज तो सबको पता होगा ना, जिसमें पानी को सोख लेते हो और ऐसे करके आप करोगे स्पॉन्ज से सारा पानी निकल जाता है। ज़्यादातर आप देखते होंगे इसको सोप केस वगैरह में, वॉशरूम्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बाथरूम्स में। ठीक है, तो स्पॉन्ज क्या करता है, जो आपका स्पॉन्ज है वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जब आप उसको ऐसे करके प्रेस करते हो, ऐसे करके कंप्रेस करते हो, तो उसमें से क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है। ये भी प्रोसेस आप देख रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा उसके अंदर पानी है नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे वो फिजिकली आपको दिख जाएगा उसमें से पानी निकल रहा है। तो जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, चलो देखो इनको पिक्चर से देखते हैं कि देखने में ये फिजिकल चेंज आपको कैसे दिखेंगे। देखो, यहाँ बात करते हैं अगर हम मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है, तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज, आपको दिख रही है ना, कैंडल इतनी बड़ी थी और इतनी सी हो गई। चॉपिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का काटना, दिख रहा है काट रहे कैसे वेजिटेबल्स, ये भी क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज हो गया। आपके पास यहाँ पे शुगर थी, ये डिजोल्व हो गई यहाँ पे बिल्कुल, तो ये भी क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है बॉइलिंग ऑफ वाटर। देखो, जब आपने पानी गैस पे रखा होगा तो नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही इसको फ्लेम मिल गई, ज़्यादा हीट मिल गई, या आप गैस यहाँ पे दोगे, ये क्या हो जाएगा, बर्न मतलब बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। स्पॉन्ज था, पानी भरा हुआ था उसमें, जैसे ही आपने उसको हाथ से ऐसे कंप्रेस किया, ऐसे किया, और क्या हो गया, वो उसकी शेप चेंज हो गई। शेप तो वैसी रही लेकिन उसमें जितना पानी था वो बाहर निकल गया, तो ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज हुई। अब आपको पता चल गया है कि फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज अभी हम पढ़ेंगे वो क्या होती है। फिजिकल चेंज वो होती है जिसमें केमिकल चेंज नहीं आती, आपको सामने दिख जाता है फिजिकली जो चीज़ हो रही होती है। केमिकल चेंज में क्या होगा, आप खुद
थोड़ा सा अपने स्ट्रेस दो दिमाग में, सोचो केमिकल वर्ड ही ऐसा है। केमिकल आप याद आते हैं, केमिकल यार HCl यार, NaCl, केमिकल, ये सारे केमिकल हैं। सॉल्ट केमिकल हैं, एसिड केमिकल हैं, बेस केमिकल हैं, आपने ये सारे टर्म्स पहले सुने हुए हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली केमिकल होता क्या है, केमिकल से क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, किसी के रिएक्ट होने से ही केमिकल चेंज हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का किम्पन। इसमें मतलब क्या हुआ? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का मतलब क्या हुआ? जब ग्रेप्स, आपको पता है आपकी जो वाइन है जिसको शराब बोलते हैं, ठीक है, ये कैसे बनती है, अल्कोहल कैसे बनती है? इसी की वजह से बनती है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स की वजह से बनती है। तो ये क्या हुआ? एक केमिकल चेंज हुआ। एक फर्मेंटेशन, ग्रेप्स थे आपके पास, आपने उसको काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखा, उसका पूरा प्रोसेस किया पूरा, और बाद में क्या बन गई? अल्कोहल बन गई। रेस्पायरेशन, आप सांस लेते हो, ठीक है, आप सांस ले रहे हो, प्लस आपने क्या किया? सांस लिया, ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, उसके साथ ब्रेक डाउन हुआ आपके खाने का, उसमें से क्या क्या चीज़ें रिलीज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपकी बॉडी के अंदर का प्रोसेस है। तो देखा जाए, आप इसको नहीं देख सकते, लेकिन रिएक्शन होती है, और जो आउटपुट इसका निकलता है वो नहीं होता एग्जैक्टली जो आपने इनटेक किया होता है, जो आपने लिया होता है वो आउटपुट नहीं होता, उसका अलग होता है। मतलब इसका मतलब रिएक्शन हो रही है और आपको कोई नई चीज़ मिल रही है उससे, ना, आपने ऑक्सीजन ली, आपको कार्बन डाइऑक्साइड देनी पड़ी, तो कोई नई चीज़ रिलीज हुई ना आपसे। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। अब जब आप खाना खाते हो, जो खाना आप खा रहे हो एग्जैक्टली क्या वैसा ही बाहर निकलता है आपकी बॉडी से? नहीं, उसमें से उसका सब कुछ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सब कुछ एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी। लास्ट में जो वेस्ट होता है वो रिमूव होता है हमारी बॉडी से। तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? फिजिकल चेंज है? नो, आपकी बॉडी के अंदर ही सारा प्रोसेस है, तो ये भी केमिकल चेंज हुआ। अगर आप ले लो बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ का जलना, कागज़ क्या होता है और लास्ट में कागज़ का कुछ और ही बन जाता है, तो क्या चेंज हुई? केमिकल चेंज हुई। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जब दूध आपने रखा होता है, आप उसमें कर्ड डाल देते हो, दही डाल देते हो, ठीक है, तो दही का बनना दूध से कैसे बनता है? ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकली नहीं बन सकता, आपको देख के नहीं एकदम से दूध से दही बन जाएगा, नहीं, ये केमिकल प्रोसेस है, रिएक्शन होती है, दूध से दही में कन्वर्ट हो रहा है, न्यू चीज़ बन रही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन आपको पता है, आयरन के ऊपर रस्ट का मतलब क्या होता है? जंग लग जाना है, और आयरन तो पता है ये लोहा होता है, लोहे के ऊपर जंग कब लगती है? जब उसको उसकी फेवरेट कंडीशंस मिल जाती हैं। किसकी मिल, कौन कौन सी कंडीशन है वो आपको पता है? मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट मतलब नमी, ठीक है, ह्यूमिडिटी जब होती है, और ऑक्सीजन का कंटेंट जब किसके ऊपर पड़ता है? आयरन के ऊपर पड़ता है, तो उस पर क्या लग जाती है? रस्ट लग जाती है। रस्ट तो सबको पता होगा जंग कैसी, अगर आपने नहीं देखी तो अभी देखते हैं पिक्चर्स में हम कि वो कैसे दिखती है देखने में। ये देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन की पिक्चर यहाँ पे है, देखो लोहे के किल हैं ये, और इनके ऊपर जंग लग गई है। आपने देखा होगा बड़े टाइम तक जब आपके किल यूज़ में नहीं आते हैं, लोहे के किल ये वाले, तो आप देखोगे उस पर से गंदी सी सरफेस, हार्ड सा हो जाता है, उसका अजीब सा टच करने में ऐसे गंदा सा हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। अगर आप बात करो यहाँ डाइजेशन ऑफ फूड, जो आप फूड इनटेक करते हो और जब वो आपकी बॉडी से बाहर आता है वो सेम नहीं होता। मैंने कहा आपकी बॉडी के अंदर बड़ी ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये भी एक क्या है? केमिकल चेंज है। अगर आप बात करते हो दही का बनना, तो दूध आपने जब रखा होता है उसकी स्टेट, उसकी फॉर्म अलग होती है, लेकिन जब वो कर्ड में चेंज हो जाता है तो उसकी फॉर्म अलग हो जाती है, तो ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ पेपर, जब आप पेपर जला रहे हो तो पेपर अलग था, लेकिन जब आप उसको लास्ट में देखते हो उसका ऑब्जेक्ट जो मिल रहा होता है वो सिर्फ ऐश होती है, ठीक है, जिसको हम स्वा बोलते हैं। स्वा नहीं बोल सकते, सिर्फ वेस्ट ही ऐश ही है वो, मान लो वही हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? एक आपका केमिकल चेंज हो गया। अगर आप बात करते हो रेस्पिरेशन की, आपकी सांस लेने की, तो आप ले तो ऑक्सीजन रहे हो, लेकिन वापस क्या छोड़ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये आपके बॉडी के अंदर एक्टिविटी हो रही है सारी की सारी, है ना। अगर बॉडी के अंदर एक्टिविटी हो रही है, आप तो देख नहीं पा रहे, तो फिजिकल चेंज हुआ नहीं। कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स क्यों होता है? आपको पता है, बियर और अल्कोहल के लिए, ठीक है, ड्रिंक्स जो बना पीते हैं लोग। तो ये सारा प्रोसेस भी तो केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज थोड़ी ना है। काफ़ी टाइम तक इनको रखना पड़ता है, इनके ऊपर प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद ही काफ़ी टाइम बाद, आपको पता एकदम से बियर नहीं बनती है, ड्रिंक्स जो अल्कोहल वगैरह बनती है, इसको टाइम लगता है बनने में। क्यों लगता है? क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, उससे बनती है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। अब जैसे कि हमने चैप्टर का नाम ही पता है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है,
इक्वेशन कैसे होती है, रिएक्शन क्या होती है, इसी के बारे में हमने पढ़ना है। लेकिन इससे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि फिजिकल और केमिकल होता क्या, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया फिजिकल केमिकल क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो ऑब्वियस सी बात है कोई नई चीज़ ही फॉर्म होगी उससे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन, कोई चीज़ अगर आपकी चेंज हो रही है, अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, ठीक है, अपने कलर से, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ में जब कन्वर्ट होगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं कि उनमें कोई रिएक्शन हुई होगी। जैसे हमने पढ़ा था आयरन, लोहे को जंग लगी, लोहे के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई, ठीक है, ह्यूमिडिटी ऐड हुई तो रस्टिंग हुई, मतलब नया सब्सटेंस बन गया रस्टिंग हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केमिकल रिएक्शन हुई। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें थी, ऑक्सीजन का और वाटर का होना, ये चीज़ें ज़रूरी थी, तभी तो क्या हुई थी, रस्टिंग हुई। वैसे ही आपको पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली रस्टिंग हो रही है, आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप कैसे बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कहीं पे, आप उसके कलर के बेसिस पे बता सकते हो, उसकी स्टेट चेंज हो रही है तब बता सकते हो, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से बता सकते हो केमिकल चेंज हो रही है, या अगर आप कोई केमिकल इक्वेशन करा रहे हो उसमें से अगर गैस इवॉल्व हो रही है, गैस बाहर को निकल रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये भी केमिकल रिएक्शन है, इसी की वजह से गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। अब मैं आपको ना पिक्चर से दिखाती हूँ कि जब आप कोई रिएक्शन करवाते हो तो एग्जैक्टली वहाँ पे चेंजेस क्या क्या आती हैं। जैसे कि आप इस फर्स्ट पिक्चर में देखो, चेंज इन कलर। आपको पता है लेबोरेटरी में जब टेस्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आप एसिड बेसिस को रिएक्ट करवाते हो तो वो अपनी कलर को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो जब आप कलर में चेंज देख रहे हो, जब आप लेबोरेटरी में जाते हो, कोई भी केमिकल्स को रिएक्ट करवाते हो एसिड बेस को, तो न्यू कलर ऑफ फॉर्मेशन होती है। तो जो कलर चेंज हो रहा है उसको देख के हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा आ गया चेंज इन स्टेट। देखो पानी आपने रखा है, जैसे आपने उसको हीट दी, जैसे आपने उसको बॉईल किया तो पानी किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। इसका मतलब उसने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। स्टेट ऑफ मैटर तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर आप स्टेट को चेंज कर रहे हो तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, क्लियर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की रिएक्शन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी कि जब भी हम क्या करते थे, कोई टेस्ट ट्यूब, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें, तो हम बीकर में क्या करते थे, थर्मोमीटर डाल देते थे। बीकर में थर्मोमीटर क्यों डालते थे, चेक करने के लिए कि पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और कम हो रहा है, ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, थर्मोमीटर से टेस्ट कर रहे हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं इसके लिए। हमने वो डिप किया जब पानी में, हमें तब पता चला, हमने जब वो पानी में डाला हमें तब पता चला कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या आ गई, केमिकल चेंज हो गई। तो लास्ट जो बच रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। बड़ी बार लेबोरेटरी में या आपने पिक्चर्स में भी ऐसा देखा होगा कि रिएक्शन जब करवाते हैं तो उसमें से गैस इवॉल्व होती है। मैक्सिमम टाइम H2 गैस पास हो, मतलब इवॉल्व होती है, निकलती है बाहर, है ना, टेस्ट ट्यूब से। और अगर आप ज़्यादा एसिड डाल देते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, गैस ज़्यादा निकल जाती है बाहर जब आप ज़्यादा अमाउंट में डालते हो। तो ये भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो इन चीज़ों से, मतलब चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इन चारों की वजह से ही पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बात करते हैं, हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, फिजिकल चेंज से पढ़ा। फिजिकल चेंज क्या होती है, हमने केमिकल चेंज पढ़ लिया। हमने फिर उसके बाद क्या पढ़ी, केमिकल इक्वेशन पढ़ ली। इक्वेशन पढ़ने के बाद हमें ये पता लगाना है कि इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है और उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है इक्वेशन में, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। जैसे कि देखो रिएक्टेंट क्या होते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है Mg+O2। देखो ध्यान से, Mg+O2 गिव्स यू MgO। ये रिएक्टेंट है। Mg क्या है, मैग्नीशियम है आपका। O2 क्या है, तो पता है ये सबको, प्रीवियस क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, ये ऑक्सीजन है। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो ये एक न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं, दैट इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देख रहे हो यहाँ पे बीच में एरो बना हुआ है, क्लियर। जो एरो के लेफ्ट साइड लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, आपके रिएक्टेंट है, क्लियर। और जो आपके एरो के राइट साइड पे लिखे हुए हैं ये क्या है, आपके प्रोडक्ट है, क्लियर। और जो एरो बना हुआ है ये इसकी क्या है, हेड है, ये इसका टेल है।
जो हेड है और एक ये टेल है। जो हेड है ये बताता है कि इक्वेशन लेफ्ट साइड से राइट साइड को आ रही है। क्लियर? कि रिएक्टेंट जो है कंबाइंड होकर आपको एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, हु टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। देखो प्रोडक्ट पार्ट नहीं ले सकते, रिएक्टेंट को पार्ट लेना पड़ता है और उन रिएक्टेंट की कॉम्बिनेशन उनके मिलने की वजह से ही न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन गए, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में चीज़ें बनती हैं वही तो प्रोडक्ट है, और जो यूज़ होते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो क्या हो गया, आपके रिएक्टेंट हो गए। जैसे एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट हैं, ये आपको लेने पड़ते हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन, इन दोनों के मिलने के वजह से ही आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? इसके बाद आ जाता है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आपने केमिकल इक्वेशन भी ले ली, अब आपको पता है कि जितने आपने केमिकल रिएक्टेंट लिए हैं, या हम कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन में जिस साइड आपने रिएक्टेंट लिए हैं और जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं उन रिएक्टेंट की वजह से, वो दोनों इक्वल होने चाहिए नंबर में। अगर नहीं है तो हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। इन्हीं की बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इनके बड़े ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे Fe आपको पता है किसका सिंबल है, आयरन का सिंबल है, और वाटर H2O क्या होता है, वाटर होता है, ये भी आपको पता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आयरन और वाटर जब कंबाइन होते हैं तो ये बना रहे हैं Fe3O4 प्लस H2। ये H2 क्या है, गैस है। ये क्लियर हो गया। अब हमें इसमें देखना है कि एग्जैक्टली आयरन के कितने इसमें आयन्स हैं, मतलब हम मान सकते हैं एटम्स बोल लो आप। ठीक है, कि आयरन कितने अमाउंट में यहाँ प्रेजेंट है, वाटर का कितना नंबर है, Fe3O4 का कितना नंबर है। लेकिन इंडिविजुअल अगर हम देखें, बात करें, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे Fe के पास कितना रिएक्टेंट है, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट वाली साइड अगर हम देखेंगे तो एलिमेंट हमने लिया Fe, कितने आइटम्स है इसके पास, 1। ठीक है, अगर हम बात करें इस साइड Fe, रिएक्टेंट वाली साइड नहीं देखो, प्रोडक्ट वाली साइड, ये वाली साइड देखो, प्रोडक्ट वाली साइड, तो Fe के नीचे यहाँ देखो बेस में 3 लिखा है, इसका मतलब इसके पास कितने आइटम्स हैं, 3। क्लियर? अब हम बात करते हैं H फॉर हाइड्रोजन। पता है अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो हाइड्रोजन देखो बेस में क्या लिखा है, 2 है। उसी वे में अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखो हाइड्रोजन के पास कितने हैं, यहाँ भी कितने हैं, देखो बेस में ध्यान से 2 ही हैं। ठीक है, और लास्ट में बच जाता है ऑक्सीजन। अगर आप देखो रिएक्टेंट वाली साइड तो ऑक्सीजन के पास बेस में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास कितना नंबर है, 1। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे दूसरी साइड देखो, प्रोडक्ट वाली साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना नंबर है, 4। ठीक है, अब रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड पहले देखो नंबर सेम है। रिएक्टेंट वाली साइड अगर आप एटम्स को प्लस करते हो तो कितने हो जाएंगे, 2 1 3 4, रिएक्टेंट हो गए 4, और प्रोडक्ट कितने हैं, 4 3 7 8 9। ठीक है, तो नंबर बैलेंस हुआ नहीं, इसका मतलब ये इस चीज़ को आपको बैलेंस करना है और इसी को बोलते हैं बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मेरे को आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है कि आपके पास आयरन के पास आपके पास पूरे एटम्स नहीं हैं, उसके पास 1 है। आपको कितने देने हैं, उसको 3 देने हैं, तो इसका मतलब आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपने उसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, और आज हो गया आपके पास 3 आयरन। इसका मतलब यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हो गई इक्वेशन F वाली बैलेंस। ठीक है, मूव करते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है इस साइड, और इस साइड भी हाइड्रोजन 2 ही है। छोड़ दो हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए, ऑक्सीजन पे आओ, क्योंकि हाइड्रोजन अभी दोनों के पास 2 ही है। ऑक्सीजन की बात करोगे, इसके पास 1 ऑक्सीजन है और इसके पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। ध्यान से सुनना इस बात को, इसके पास रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब मुझे 4 एटम्स किसको देने पड़ेंगे, रिएक्टेंट वाली साइड को, और मैंने यहाँ पे दे दिए 4 एटम्स। ठीक है, अब इसके पास तो ठीक है, बैलेंस हो गए, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे मैंने 4 दे दिए, लेकिन जब आप 4 को ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 4 ही रहेगा, लेकिन जब 4 को हाइड्रोजन के 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 2, तो ये कितने हो गए आपके 8। इसका मतलब आपका ये जो ऑक्सीजन है ये तो बैलेंस हो गया क्योंकि आपने इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन आपका क्या डिस्टर्ब हो गया इसकी वजह से, हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास अब लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हो गए, 8 हो गए।
वेयरएज अगर आप प्रोडक्ट वाली साइड पे देखोगे वहाँ पे कितने रह गए, सिर्फ 2 ही है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको अभी यहाँ पे बैलेंस करना हो इक्वेशन को, अब मैं यहाँ से सब रब कर रही हूँ, अगर आपको यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो आपको इस टाइम पता चल जाएगा कि आपके पास पूरे बराबर के हैं एलिमेंट्स। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 आयरन के पास हो गए प्लस 4 इंटू 2 8, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 8 है इस टाइम पे और ऑक्सीजन के पास 4 ही है। वेयरएज अगर आप प्रोडक्ट वाली साइड देखोगे तो आयरन के पास 3 है प्लस ऑक्सीजन के पास 4 ही है, प्लस अगर आप यहाँ पे मैंने 4 मल्टीप्लाई किया था हाइड्रोजन के पास, क्योंकि हमने प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाली साइड पे 4 को मल्टीप्लाई किया था हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे भी 8 ही आ गया। अब देखो यहाँ पे 8 4 3 8 8 4 3 दोनों साइड हो गए बैलेंस, और हुए कितने, 15 15 15 ही इसी साइड है और 15 ही इसी साइड है। इसका मतलब आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस। आया समझ आपने बैलेंस कैसे किया इसको? ठीक है, मैं इरेज करके आपको नॉर्मल समझा देती हूँ। ये तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया कि एग्जैक्टली होता कैसे कैसे है। ठीक है, तो फाइनल रिएक्शन क्या हुई, यहाँ पे 3 थे एटम्स, आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 4 नहीं थे, आपने यहाँ पे 4 लगाकर ऑक्सीजन को 4 कर दिया, लेकिन उसकी वजह से आपके 4 इंटू 2 किया तो आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गए 8, तो आपको यहाँ पे भी 8 करने थे, इसलिए आपने यहाँ पे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, तो जो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन जहाँ पे मैंने लिखी हुई है नीचे, तो इसको अगर मैं बैलेंस करूँगी इस इक्वेशन को तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3, यहाँ पे 4 और ये वाली इक्वेशन पे भी 4, और इसी के साथ ही आपकी इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। क्लियर, अब हम इसको जो मैंने कॉलम बनाया था ऊपर, इसको बिना देखे हम नीचे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। कैसे, देखो मैग्नीशियम के पास यहाँ पे 1 ही है, मैग्नीशियम के पास क्या है 1 ही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना है 2 है। मैग्नीशियम के पास यहाँ 1 है, रफ में लिख रही हूँ इस टाइम पे। ठीक है, मैग्नीशियम के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 नहीं है, मैग्नीशियम के पास यहाँ 1 है, ऑक्सीजन के पास भी 1 है, तो मुझे ऑक्सीजन को 2 देने पड़ेंगे, और वो मैं नीचे बेस पे लिख के नहीं दे सकती, मुझे वो आगे लिख के देने पड़ते हैं। क्लियर, केमिस्ट्री में इनको हम आगे लिखते हैं। ठीक है, फ्रंट में लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे जब मैंने 2 दिया, यहाँ से ऑक्सीजन तो 2 हो गया मेरा, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गए, और यहाँ पे मैग्नीशियम 1 था, तो मुझे मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इक्वेशन हो गई बैलेंस। देखो मैग्नीशियम के भी 2 आ गए, ऑक्सीजन के भी 2 आ गए, और यही 2 मैंने यहाँ पे फ्रंट में लिख दिए। इसका मतलब इसके पास भी 2 है मैग्नीशियम के पास, और ऑक्सीजन के पास भी 2 है, और हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। क्लियर, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी और इक्वेशंस करनी है तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो भी करवा देती हूँ। ठीक है, तो कर दिया नेक्स्ट स्लाइड वाली मूव। ठीक है, अब मैं आपको इक्वेशन देती हूँ। जैसे अगर आप करोगे कार्बन, ये रिएक्शन तो सबने सुनी ही है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2। ठीक है, जो हम सब कार्बन डाइऑक्साइड तो सब अपने नाक से छोड़ते हैं ना, क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये रिएक्शन अगर आपको बैलेंस करने को लिए बोले तो आप कैसे बैलेंस करोगे? देखो कार्बन के पास इस टाइम 1 एटम है, मैं ब्लैक पेन यूज कर लेती हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, कार्बन के पास इस टाइम 1 है, ऑक्सीजन के पास इस टाइम 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 है, यहाँ कार्बन के पास 1 है। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 1 इसके पास है, 2 इसके पास है, तो कितने हो गए 3 हो गए टोटल, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 2 है, तो देखा जाए तो दोनों के पास क्या है 3 3 है, तो ये ऑलरेडी क्या है बैलेंस्ड है, तो इसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया? ये कार्बन के पास 1 थे, ऑक्सीजन के पास 2 एटम्स थे, जब ये प्रोडक्ट बन गए दोनों मिलके CO2, तब भी कार्बन के पास 1 थे, ऑक्सीजन के पास 2 थे, तो हमें इसको ज़रूरत ही नहीं है बैलेंस करने की, ये ऑलरेडी क्या है बैलेंस है। ठीक है, ऐसे ही आप इक्वेशंस मैं अभी आपको और करवाती हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी और बेटर से समझने के लिए कि एग्जैक्टली करेंगे कैसे। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे N2 प्लस H2 नाइट्रोजन, और आपने हाइड्रोजन को ऐड करवाया और आपको इसका प्रोडक्ट क्या मिला NH3। क्लियर, डिफ्रेंशिएट के लिए दूसरा पेन यूज़ करती हूँ। नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों को ऐड किया NH3 बन गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 एटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 1 है और हाइड्रोजन के पास 3 है, यहाँ पे टोटल ध्यान से देखो अब क्या करना है।
अब मुझे बताओ नाइट्रोजन 2 था, क्या नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है? यहाँ बैलेंस ही नहीं है इक्वेशन। देखो इसके पास यहाँ 2 था, इसके पास 1 है, इसका मतलब मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और यहाँ हाइड्रोजन के पास 3 है और यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 है, तो मुझे कैसे बैलेंस करना है इसको? ध्यान से देखो आप कैसे बैलेंस करोगे इसको। आपको क्या करना है, नाइट्रोजन को अभी नहीं छेड़ना है। आपको किसको छेड़ना है? पहले आपको छेड़ना है यहाँ पे हाइड्रोजन को, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन के पास 3 थे, यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 है, ठीक है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो 6 हो गया हाइड्रोजन के पास इधर इस टाइम, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 3 जा कितना हो गया? 6। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। अगर आप यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ ऑलरेडी ही 2 है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नाइट्रोजन को, क्योंकि वो बैलेंस हो गया और आपकी इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ फिर से बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े ज़्यादा ये सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते थे नाइट्रोजन को बैलेंस करना, ठीक है, कि अगर हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते तभी तो इक्वेशन हो सकती थी। नाइट्रोजन को बैलेंस करके इक्वेशन नहीं हो सकती थी। क्यों? बताती हूँ कैसे। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है 2, ठीक है, आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है। अगर आप यहाँ नाइट्रोजन से यहाँ पे, ठीक है, अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि आपने डायरेक्ट इसको ऐसे करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 थे और यहाँ पे आप नाइट्रोजन को 2 करोगे, ठीक है, तो इक्वेशन वैसे भी हो सकती थी आपकी। कैसे हो सकती थी? यहाँ पे नाइट्रोजन को 2 डाला आपने, यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड में 2 को मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के लिए नहीं हुआ क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ 1 ही था, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 थे, यहाँ भी 2 हो गए। अब 3 2 जा हो गए 6, हाइड्रोजन हो गए 6, तो यहाँ से आप कर सकते हो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी हो गए 6, ठीक है। अब 6 + 2 हो गए 8, यहाँ पे पूरे टोटल, यहाँ पे भी हो गए 8, तो इक्वेशन होगी बैलेंस। ठीक, आप दोनों तरीके से कर सकते हो इसको, लेकिन कभी कभार इक्वेशन को सारे तरीके से देखना पड़ता है। सिर्फ फर्स्ट वाले को देखकर नहीं आप इक्वेशन बता सकते हो, आपको हर एक पार्ट लेना पड़ता है इक्वेशन का, उसके बाद ही आप डिसाइड करते हो कि इक्वेशन बैलेंस हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं ले रही हूँ, देखो यहाँ से, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू Al2O3, ठीक है। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन आपको क्या दे रहे हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे 2 था, ठीक है, ध्यान से देखो, और यहाँ पे क्या था? आप 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो ये आपको लगता है आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन, है ना। अगर आप स्टार्टिंग से ही एल्युमिनियम के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको पता है यहाँ पे क्या है? 3 है और यहाँ पे क्या है? 2 है, तो बैलेंस तो हुआ नहीं। ये बैलेंस तभी हो सकते हैं जब आप इनको अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑक्सीजन आगे दोनों साइड 6 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से आपका एल्युमिनियम का नंबर हो गया चेंज। जो आपने यहाँ 2 लिखा था, अब यहाँ पे 2 नहीं लिखना है। इसलिए आपको पहले हर एक पॉइंट से, मतलब हर एक साइड से आपको देखना है कि इक्वेशन किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, उसके बाद ही इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं ये इरेज कर देती हूँ और दूसरा पेन यूज़ कर कर आपको बताती हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए, ठीक है। जब हमने इक्वेशन स्टार्ट की थी तो इक्वेशन थी हमारी Al2O3, प्रोडक्ट बना था एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू Al2O3, ठीक है। ये इक्वेशन बनी थी हमारी, ये रिएक्टेंट वाली साइड थी और ये प्रोडक्ट वाली साइड थी। अब मुझे पता है यहाँ पे कि एल्युमिनियम का यहाँ पे 2 नंबर नहीं है और यहाँ पे 2 नंबर है, ठीक है। तो मेरा पहला काम था कि मुझे एल्युमिनियम का चेक करना था, लेकिन मैं भी इसको चेंज नहीं करूँगी क्योंकि एल्युमिनियम का नंबर ज़रूरी नहीं है कि 2 ही आए लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी रिएक्टेंट वाली साइड है यहाँ पे 2 ही आई, या ज़रूरी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन का भी नंबर चेक किया और मुझे पता है यहाँ पे ऑक्सीजन 3 था और यहाँ पे 2 है, और वो बैलेंस नहीं हो सकता। बैलेंस तब होगा जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करवा दूँ और इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करवा दूँ, तो नंबर किसका आ जाएगा? बराबर 6 का। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है उसका नंबर इस तरीके से सेम हो सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई 2 से रिएक्टेंट वाली साइड की तो मेरा एल्युमिनियम का नंबर हो गया चेंज, वो हो गया 2 × 2। अब प्रोडक्ट वाली साइड पे मेरे एल्युमिनियम 4 है। अब मुझे अगर रिएक्टेंट वाली साइड पे एल्युमिनियम का नंबर 4 करना है तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। ऐसे ही एक और इक्वेशन समझते हैं, उसमें हम लेते हैं इक्वेशन में CH4, नाम सुना होगा आपने, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, प्लस O2। मीथेन में ऑक्सीजन ऐड करवा के आपको मिल गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, आपको हाइड्रोजन का नंबर चेंज करना है।
हाइड्रोजन का चेंज करने से ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है, इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें एग्जैक्टली करना भी यही है आपको, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है वीडियो पॉज करके दोबारा सुनिए, दोबारा से समझिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, ठीक है। कार्बन का नंबर यहाँ 1 ही है, यहाँ भी 1 ही है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन का नंबर यहाँ 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ ऑलरेडी ही 2 है, ठीक है। तो आपको लगता है आपको चेंज करने की ज़रूरत है? ध्यान से देखो, आपको लगता है आपको चेंज करने की ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्यों, मैं बताती हूँ। देखो, देखने में तो आपको लग रहा है इक्वेशन बैलेंस हो गई, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 है, ये भी बैलेंस ही है क्योंकि ये भी 2 थे और ये भी ऑक्सीजन 2 हो गए यहाँ से मल्टीप्लाई 2 करके। पर नहीं, ध्यान से देखो, पूरी इक्वेशन में यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन को ऐड करती हूँ, 2 ऑक्सीजन ये थे और यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 4 है प्रोडक्ट वाली साइड पे और रिएक्टेंट वाली साइड पे सिर्फ कितने ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट वाली साइड 2 ऑक्सीजन को और डालना पड़ेगा। तो मैं कैसे डालूंगी, मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगी, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। ध्यान से समझकर इक्वेशन को बैलेंस करना, कभी कभार चीज़ें नहीं दिखती हैं कि सच में यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होना था, इसलिए नंबर को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। रिएक्टेंट वाली साइड भी एटम्स को देखो, एलिमेंट्स को देखो, और प्रोडक्ट वाली साइड भी एलिमेंट्स को देखो, कितने एलिमेंट्स हैं, फिर उनके नंबर्स चेक करो। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल हुई भी हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ इक्वेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम करेंगे मोर कंडीशंस इन रिएक्टेंट। अब हमें रिएक्शन जब हम करवाते हैं, रिएक्टेंट में कुछ चीज़ें ऐड करवानी पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाती हैं, जो हमारी इक्वेशंस हैं वो थोड़ी सी स्पीड हो जाती है, क्योंकि कभी कभार एक इक्वेशन को करने में 2-2 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा डालना है उन इक्वेशंस में कि जब वो इक्वेशन हो रही हो तो उनकी स्पीड बढ़ जाए। जैसे किसी इक्वेशन को आपको करने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो क्या पता कुछ आप चीज़ ऐड कर दो, उसको जल्दी हो जाए इक्वेशन, वो है ना। तो ये सब कंडीशंस अगर हम इक्वेशंस पे लगाते हैं तो आपकी इक्वेशंस की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं अब कि कैसे क्या क्या चेंज होगा। देखो, यहाँ पे ओ आना था, ठीक है, ठीक है, कंडीशंस में ओ था ऊपर, बाय मिस्टेक ही हो गया। आगे बढ़ते हैं। हीट, देखो बड़े ज़्यादा अपनी इक्वेशंस देखी होंगी, जब ये एरो होता है उसके ऊपर ऐसे साइन बना होता है ट्रायंगल का, ये हीट का साइन है। देखो, अगर आप पानी को रख दो बाहर सनलाइट के भरोसे कि वो बॉयल हो जाएगा, देखो वो बॉयल नहीं होगा, उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। वेयर एज अगर आप उसको हीट लगा दो, पानी तो आपका कितना जल्दी बॉयल हो जाएगा। इसका मतलब आपकी जो रिएक्शन आप बाहर करवा रहे थे वो अंदर हीट देने की वजह से आपकी रिएक्शन क्या होगी, स्पीड होगी। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो ऐसे स्पीड नहीं होती, लेकिन सनलाइट जब उनको मिलती है वो तब स्पीड हो जाती हैं। कभी कभार कुछ रिएक्शंस को जब आप दबाव देते हो, जब प्रेशर लगाते हो इक्वेशंस में, रिएक्शंस में, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। कभी कभार गैसेस में क्या चाहिए होती है, गैस देनी पड़ती है करवाने के लिए। कभी कभार जब रिएक्शंस होती हैं उसमें से गैस निकलती है तो आपको पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है। और कैटलिस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट हमारी इक्वेशन को, जो रिएक्शंस हम करवाते हैं ना, इक्वेशन लिखते हैं रिएक्शंस करवाने के लिए, हमारी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी कैटलिस्ट एक रिएक्शन में डाल दिया, वो आपकी हो सकता है 8 घंटे में इक्वेशन रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी, कुछ बनेगा उससे, जो प्रोडक्ट आपका वो 8 घंटे में बन रहा है। और अगर आप उसमें कैटलिस्ट डाल देते हो वो आपका 1 घंटे में बन जाएगा। तो आप बताओ, आप कैटलिस्ट यूज़ करोगे, और कैटलिस्ट आप जितना इक्वेशन में यूज़ करोगे, मान लो आपने 50 ग्राम कैटलिस्ट डाला है इक्वेशन को कराने के लिए, तो जब आप इक्वेशन, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, आप कैटलिस्ट जब रिमूव करोगे तो 50 ग्राम आपका सेम एज इट इज़, जितना आपने यूज़ किया होगा वही जो कैटलिस्ट आपने डाला होगा वो आपको उसी फॉर्म में वापस मिल जाएगा, जितना आपने ग्राम्स में डाला होगा, जितनी अमाउंट में, जितनी परसेंटेज में आपने डाला होगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी केमिस्ट्री में। क्या रोल है, क्योंकि ये हमारी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर। इसके बाद मूव करेंगे, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ज़रूरत ही क्या है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की, ठीक है। अगर हमने इक्वेशन बना ली थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम उसको बैलेंस ही नहीं करें, ठीक है, तो ज़रूरत क्या है, अगर नहीं बैलेंस करें तो क्या इक्वेशन बिगड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, नहीं करेंगे, लेकिन करना ज़रूरी है। इसके पीछे भी एक थियरी है। क्या थियरी है, देखो, पहली आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व करना होता है बचा के रखना, ठीक है। देखो, मास जो है, अगर आपने 50 ग्राम रिएक्टेंट लिए हैं, ठीक है,
50 ग्राम अगर आपके रिएक्टेंट हैं तो आपके प्रोडक्ट भी 50 ग्राम ही होने चाहिए। यही बोलती है एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, एक केमिकल रिएक्शन को इसलिए बैलेंस किया जाता है ताकि उनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो है वो इक्वल रहे। और कैसे इक्वल रहेगी, हम जो भी उसमें डाल रहे हैं रिएक्टेंट वो मास में ही तो डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ उनका वेट तो होगा और वो हमने मास में लिया है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो उसमें आपका ना ही जो मैटर है, मैटर तो पता है आपको, पदार्थ हो गया, आपका कोई सब्सटेंस हो गया, ना ही वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा होना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। सो द नंबर ऑफ सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसलिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उनकी जो रिएक्टेंट साइड के एटम्स है वो प्रोडक्ट वाली साइड के बराबर होने चाहिए। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम। अब जैसे कार्बन है वो कार्बन ही रहेगा, उसके साथ कोई प्रोडक्ट ऐड होगा, कोई रिमूव होगा, लेकिन कार्बन तो कार्बन ही है ना। इसीलिए उसका जो वेट, मास, जो बात यहाँ मास की बात के, वेट की बात नहीं की है, ठीक है। जो मास होगा वो ना ही बन सकता है ना ही कम हो सकता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में दोनों जगह वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसीलिए हमें बैलेंस करना ज़रूरी होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन जब आप करवाते हो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो आप करवाते हो वो भी, उनकी भी टाइप्स आएंगे, 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये होती क्या है, नाम इनके सुन लो ताकि आप थोड़े से इनसे फैमिलियर हो जाओ। जब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ आपको पता चल जाए कि हमने इन्हीं के बारे में ही पढ़ना है। तो पहली इसमें आती है कम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, कम्बिनेशन, कंबाइन मतलब किसी से मिलकर कुछ न्यू प्रोडक्ट बनेगा। डीकम्पोजिशन, बनकर कुछ टूटेगा। डिस्प्लेसमेंट तो नाम से पता है, डिस्प्लेस, इधर उधर होना, ठीक है। तो एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इधर उधर होंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट ही होंगे लेकिन 2 होंगे, 2 एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है, डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप पहली वीडियो पढ़ के ज़रूर आइएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। जो मैंने पढ़ाया होगा बेसिक क्लियर होंगे तो आपको नेक्स्ट चीज़ें जो मैं समझाऊंगी वो और भी अच्छे से समझ आ जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट सेशन लूँगी उसमें आपको बता दूँगी, जो आपके डाउट्स होंगे उनको मैं पूरा क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो में कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को ज़रूर पढ़ के आना, ओके। और पढ़ना भी, मस्ती भी करना। बाय। आई श्रेया जम्वाल साइनिंग अप टुडे। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स में, कजन्स में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस का कंटेंट हमारा वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से कुछ करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।